हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स। लास्ट वीडियो में क्या किया था हमने, हमारे रियल नंबर जो चैप्टर है उसका पूरा रिवाइज कर लिया था हमने, बेसिक्स जो भी होता है। अब इस चैप्टर में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो बच्चों मैंने 3 चैप्टर सॉल्व करवा दिए हैं। ये रियल नंबर हमारा तीसरा चैप्टर है। अगर आपने वीडियोस ना देखी हो देन प्लीज़ गो एंड वॉच वीडियोस, क्योंकि ये आपके लिए रियली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ना। और सिर्फ देखना ही नहीं है, अटेंटिव होके एक एक चीज़ को सुनना भी है कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है। एंड दूसरा, जो क्वेश्चंस हैं ये नहीं करना है कि बस वीडियो चला ली और आप देख रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके सॉल्व हो रहा है। नहीं, आप रिवीजन चल रहा है ना, तो आपको करना क्या है, मैं पहले तो चैप्टर रिवाइज करा रही हूँ देन क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको। तो आपको क्या करना है अपने एंड से, तो आपको करना ये है कि जब क्वेश्चंस की वीडियो आए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इस टाइम ऐसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा बट इसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्वेश्चन पढ़ें फटाफट से और रफ नोटबुक और एक पेन साथ में लेके बैठे जब क्वेश्चंस की वीडियो देखें एंड फटाफट से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नोट नहीं करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा इससे धीरे धीरे। आप देखेंगे जब हम बिल्कुल मतलब पूरा मैथ्स के सारे चैप्टर कर लेंगे ना, धीरे धीरे एंड पे आ जाएंगे आपका, जब 6-7 चैप्टर के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ आप कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और अगर इन केस नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो आपने अच्छे से पढ़ा है ना, क्वेश्चन तो आपने अच्छे से समझा है ना, फिर मैं समझाऊंगी तब देखना कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपके दिमाग में क्लिक नहीं हुआ। फिर ऐसे आपको अपनी गलतियों का रियलाइज़ भी होगा कि हाँ भाई हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ काम आएगी। ये चीज़ नहीं करनी है कि बस वीडियो चल रही है आराम से लेटे हैं बैठे हैं और बस हाँ भाई ठीक है क्वेश्चन चल रहा है, ये मत करना, ठीक है। तो एक सजेशन था आपके लिए, आई होप आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 to the power n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। हमारा इनमें से कौन सा ऐसी डिजिट है जो हमारी 8 की पावर n जब हम एक्सपेंड मतलब इसे ओपन करेंगे तो वो यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता। यूनिट डिजिट क्या होती है, जैसे मान लो ये 100 लिखा है तो 1s 10s 100, तो ये लास्ट वाली जो डिजिट होती है ना वो यूनिट डिजिट होती है। तो कौन सा नंबर है जो नहीं आ सकता, तो सबसे पहले तो बच्चों इसके लिए हमें साइकिल पता होनी चाहिए। तो फटाफट से साइकिल पता करेंगे। ये रफली मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ऐसा नहीं है आपको वहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है। MCQ टाइप क्वेश्चन है, फटाफट रफ में सॉल्व करना है। पावर ऑफ 8 साइकिल देखेंगे। देखो अगर हम 8 की पावर 1 करते हैं तो वो 8 आता है, ठीक है। यूनिट डिजिट इसमें क्या है 8। 8 की पावर 2 करते हैं तो वो 64 आता है। 8 की पावर 3 करते हैं तो वो 512 है। और 8 की पावर 4 करेंगे तो 4096। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट ये तो सिंगल नंबर है, यहाँ पे यूनिट डिजिट ये है, यहाँ पर ये है एंड यहाँ पर ये है। तो देखो इसके बाद ये जो साइकिल है ना 8 4 2 6, इसके बाद हम 8 की पावर 5 करेंगे ना तो साइकिल रिपीट होना स्टार्ट कर देगी। रिपीट होना इन द सेंस लास्ट में यूनिट डिजिट में 8 आने लगेगा, फिर 4 आने लगेगा, फिर 2 6। तो इसलिए हमने बस 4 तक ही निकाला है, अदरवाइज आप करके देख लेना आपको पता लग जाएगा। तो बच्चों देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं आ सकता, बार बार यही नंबर रिपीट होंगे हमारे इस साइकिल में। 8 4 2 6 है, 8 भी है 2 भी है 6 भी है, क्या नहीं है 0 नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या होगा 0। क्लियर। अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ x इज़ द एलसीएम ऑफ 4 6 8, कीवर्ड्स को ज़रूर हाईलाइट करें। x किसका एलसीएम है 4 6 8 का, एंड y इज़ द एलसीएम ऑफ 3 5 7, एंड p इज़ द एलसीएम ऑफ x एंड y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो x किसका एलसीएम है हमारा
4 6 8 का, एंड y किसका है, एलसीएम ऑफ 3 5 7, एंड p किसका दिया है, एलसीएम ऑफ x कॉमा y। ठीक है, सबसे पहले देखो x का एलसीएम निकालो। x क्या है हमारा, एलसीएम ऑफ 4 6 8, इसका एलसीएम निकालेंगे हम कि कितना होगा। तो चलिए बच्चों एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और 6 को 2 इंटू 3, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कॉमन पार्ट देखते हैं, है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या है, 2 लिख देंगे, और इन दोनों में देखेंगे तो एक 2 गेरा और एक 2 गेरा, तो ये वाला 2 भी आ जाएगा। फिर बचा हुआ भी लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 3 ज़ा 24। तो x का एलसीएम क्या आ गया, ये। ऐसे ही हम y का एलसीएम निकालेंगे, 3 5 7, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। देखो इसका तो डायरेक्ट पता लग रहा है कुछ होगा ही नहीं, सारे ही प्राइम नंबर से, तो सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, तो 105 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो p का एलसीएम निकालें हम। p किसका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ x एंड y। x की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 24, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 105। अब जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, तो वो कितना आएगा आपके पास, 24 के फैक्टर करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 की क्यूब इंटू में 3। ऐसे ही 105 के करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 7, ऑलरेडी ऊपर हमने कर रखा है ना पहले से। तो देखो इसमें जो कॉमन पार्ट है वो भी ले लेंगे, बाकी का बचा कुचा भी ले लेंगे। तो कैसे निकलेगा ये, 2 की पावर 3 आएगा। ठीक है, एक ये 3 कॉमन पार्ट है, इसको भी ले लेंगे मल्टीप्लाई में, और 5 इंटू 7, तो भाई हमारा मतलब जो कॉमन होता है वो भी लिखते हैं और जो बच जाता है वो भी लिख लेते हैं। तो इन सब के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 840, यानी p की वैल्यू कितने आ गई 840। अब क्या रहा है इसमें से ट्रू कौन सा है, p इज इक्वल टू 35x ट्रू है या p इज इक्वल टू 4y ट्रू है। देखो 35 तो है, p इज इक्वल टू में 35 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या है अपने पास 24। अब जब 35 और 24 की मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12, 12 13 14, मल्टीप्लाई में 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, और ये 1 7, कितना है 0 4 8, कितना है बच्चों 840, और एलसीएम भी कितना है हमारा 840। तो ट्रू कौन सी हो जाएगी वैल्यू, ये। बाकी आप करके देख लेना, आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 35x हमारा ट्रू हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है हमारे पास क्या, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। ओके, 95 मीटर एंड 171 मीटर, ठीक है, इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। सपोज अब इस चीज़ में दिक्कत होती है बच्चों को कि एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले। तो देखो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड निकालनी है। अब निकालेंगे कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो 95 मीटर, सपोज यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स 1 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, यानी वो कितना फर्स्ट गर्ल घूम रही है 95 मीटर पर मिनट। ऐसे ही 171 मीटर मान लीजिए ये भी 1 मिनट में हो रहा है, दूसरी गर्ल इतना दौड़ पा रही है, तो कितना हो जाएगा 171 मीटर पर मिनट, राइट, 5 मीटर पर मिनट। यानी फर्स्ट गर्ल जो था वो क्या है हमारी 1 मिनट में 95 मीटर रन कर पा रही है, सेकंड 171 मीटर रन कर पा रही है। यानी ये जो हमारे पास 95 है ना, ये कम से कम हमारे पास 1 मिनट में फर्स्ट गर्ल इतना रन कर पा रही है, इससे ज़्यादा हम उसे नहीं दौड़ा सकते हैं। सेकंड गर्ल इतना रन कर पा रही है, उसे भी इतने ज़्यादा नहीं दौड़ा सकते। यानी ये हमें छोटी वैल्यू निकालनी है। छोटी वैल्यू का मतलब क्या निकालना है हमने, HCF निकालना है। तो इसमें क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। ऐसे देखा जाता है, ठीक है।
तो बताया मैंने आपको बड़े के लिए एलसीएम निकालना है, छोटे के लिए एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पर तो एचसीएफ निकलेगा क्योंकि हम उसे 1 मिनट में 95 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ा सकते, इतना ही होगा, यानी छोटा ही होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। क्या होगी ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड? तो सिंपल आपने लिख देना है यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड इज इक्वल्स टू में एचसीएफ ऑफ 95,171। अब इसका एचसीएफ क्या होगा ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स दैन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या करें। देखो सिंपल है, ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर, को प्राइम है ए और बी। इस ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करें, एग्जांपल ले अपने पास से। जैसे सपोज ए की वैल्यू, छोटा नंबर लेना, बड़ा नंबर मत लेना, फिर कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। ए की वैल्यू 2 ले ली, बी की वैल्यू 3 ले ली। ए और बी यहाँ पे को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो ए और बी ये को प्राइम है। अब क्या करना है, देखना है हमारे ए क्यूब क्या हो जाएगा 8, बी क्यूब क्या होगा हमारे पास 27। 8 और 27 में क्या 1 के अलावा कुछ भी कॉमन होगा? नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएंगे तुम्हारे, दिस इज ऑल्सो को प्राइम। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। यानी एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है कि 2400 है। अब इसमें से हमने बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि वो एचसीएफ नहीं होगा। ध्यान से पढ़ना, कैन नॉट बी। अब बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो एक पॉइंट ध्यान रखो, क्या एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम जो होता है वो किसका मल्टीपल होता है? एचसीएफ का मल्टीपल होता है, ठीक है। एलसीएम जो है हमारा वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। अब मान लो वो दो नंबर हैं ए कॉमा बी, और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना है 2400 है। अब देखो ज़रा कितना आसान हो जाएगा, मल्टीपल है ना, यानी अगर आप एचसीएफ में कुछ नंबर की मल्टीप्लाई करें तो वो एलसीएम दे देगा। इसका मतलब ये है सिंपल सा, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास 300, ये सारे एचसीएफ दे रखे, कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। 300 में कितने की मल्टीप्लाई कर सकते हो कि आपका 2400 आ जाए? 8 बिल्कुल आएगा। ऐसे ही आप 400 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि आपका 2400 आ जाए? 6 की। 6 में कितने की करें? 4 की। 5 में ऐसे कितने की मल्टीप्लाई करें 2400 आ जाए? ऐसा तो कोई नंबर नहीं कि मल्टीप्लाई करने पर 2400 दे दे, यानी ये एचसीएफ नहीं होगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी ऑर्गेनाइजेशन विद इन दिस स्टेट दिस इज that is not organized for profit, the primary purpose of which is to educate and develop the capabilities of individual through instruction by means of operating or contributing to the support of a school, academy, college or university. A seminar is being conducted by an educational organization where the participant will be educated of different subject. The number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. आगे कह रहा है in each room the same number of participants are to be seated and अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तो पूरा क्वेश्चन के बारे में बताया गया था। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। इन ईच रूम
the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Hence, maximum number of participants that can accommodate in each room is. हमें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होंगे जो कि एक रूम में बैठ सके। देखो बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी आपको समझाती हूँ, पहले तो आप इतना बड़ा देख के ही डर जाएंगे। देखिए इधर हमारे पास क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हिंदी के कितने हैं? 60। दूसरे पेन ले लेती हूँ तो बार बार जा रहा है। हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हिंदी के कितने हैं? 60, 84, 108। अब देखो बच्चों, हमें बताना है कि एक रूम में कितने जने बैठ सकते हैं और सारे ही जो हों एक रूम में सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट होने चाहिए। यानी मैथ्स में मैथ्स वाला होगा, इंग्लिश में इंग्लिश वाला होगा एंड हिंदी में हिंदी वाला होगा। अब देखो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 60। यानी एक रूम में मैक्सिमम तुम 60 बैठा सकते हो, क्योंकि अगर आपने 60 से 61 भी करा, दैट इन केस क्या हो जाएगा, आपका पार्टिसिपेंट कोई दूसरे सब्जेक्ट का आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि हर क्लास में ये सब्जेक्ट के सेम पार्टिसिपेंट होने चाहिए। तो यानी मिनिमम या कम से कम आप 60 बैठा सकते हो, यानी कम, इतने कम बैठा सकते हो आप। तो इसमें क्या है, क्या होगा इसमें? फिर HCF निकलेगा। ऐसे देखते हैं, देखो सॉरी, लिख भी दिया है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सीटेड इन ईच रूम वुड बी HCF ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो तीनों का HCF निकाल देना है। कितना HCF आएगा? यह सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करा है यहाँ पर, फिर उसके बाद 2 कॉमन है सब में, HCF निकालना है ना, 2 ले लिया, फिर यहाँ से फिर 2 कॉमन है सब में, फिर से हमने 2 ले लिया एंड 3 कॉमन है तो 3 ले लिया। अब बाकी आप देखेंगे तो कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो HCF क्या आ गया हमारे पास? 12 आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। पूछ रहा है कि हमने लोग तो बैठा दिए, अब ये बता दो, यानी हर रूम में कितने बंदे बैठे हैं? 12। अब ये बता दो कि कितने मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड हैं उन एक्स पार्टिसिपेंट के लिए बैठने के लिए। सबसे पहले जो हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रूम्स, हमने वही एक्स लेट कर लिया। अब देखो 1 रूम में कितने बंदे बैठे हैं? 12। यहाँ पे निकाला है ना हमने 12, तो एक रूम में कितने बंदे बैठे हैं? 12 बंदे बैठे हैं। यानी हमारे पास कितने रूम्स और होने चाहिए? 12 एक्स क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। 12x इज इक्वल्स टू कितने थे? 60 और 80, 108। इन सबको प्लस करेंगे, 12 से डिवाइड दे देंगे, रूम आ जाएगा 21 रूम्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108। अब देखो बच्चों, HCF तो ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका है 12 तीनों का। अब यहाँ पे इसका LCM और निकालें और दोनों की मल्टीप्लाई करें, HCF और LCM की, और आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से ही करके रख लिए हैं। क्यों? ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, यहाँ पर जल्दी जल्दी हम कर लें। अब जल्दी से इस वीडियो को, मतलब जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए, छोटी रहे, क्रिस्प रहे वीडियो, आपके रेलिवेंट रहे, ताकि आप बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ वीडियो देखने में ना वेस्ट करें, खुद से भी करके देखें कुछ। खुद से इन द सेंस जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ आप वो भी करें, ठीक है, और जो यहाँ पे वीडियो में कराया जा रहा है वो क्वेश्चन भी खुद से करें सारे सॉल्व। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा भी खुद से सॉल्व करके देखें। क्लियर? अब देखो, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 91। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम है कितना? 91 एंड HCF कितना है तुम्हारा? 13 HCF है। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमने नंबर निकाले उन्हें लेट कर लेंगे। लेट द 2 नंबर्स बी
ए एंड बी, और नंबर क्या ले लिया हमने, ए और बी है। अब देखना क्वेश्चन में से आएगा, अब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13x। क्यों हो जाएगा 13x, देखो 13 क्या है हमारे पास, HCF है 13। अब HCF में आप किसी डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपके पास नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि HCF तो सारा कॉमन पार्ट होता है, तो इसलिए 13x। ऐसे ही B हो जाएगा आपका 13y। अब वेयर x एंड y आर को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखो सम दे रखा है दोनों नंबर का कितना, 91, यानी 13x प्लस 13y किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल। 13 किसके इक्वल होगा आपका, x प्लस 13 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 90, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यानी दोनों जो नंबर है आपके, जैसे x प्लस वाई है, दोनों क्या आ गए यहाँ पे मिला के 7 आ गए। अब a और b की जगह क्या पे क्या आएगा आपको वो देखना है। देखो सपोज अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने x की जगह 1 लिया, तो y की वैल्यू 6 होनी चाहिए, x की जगह 2 लिया y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास, 5 होनी चाहिए। अगर x की जगह मैंने 3 लिया तो y की वैल्यू आपके पास 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे के जो अगर हम नंबर आपके 1 2 3 के लिए अगर आप 4 5 6 कुछ भी लेंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों नंबर्स का रिपीटेशन होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो मेनली हमारे यही है, यानी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6, ऐसे करके। अब देखना है हमने नंबर्स को, ठीक है। अब नंबर में लिखेंगे, यही पेयर्स बनेंगे, पेयर निकालने हैं ना। पहले फर्स्ट पेयर की बात करते हैं। सपोज ये a इज इक्वल टू 13 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 13 इंटू 6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे a की वैल्यू 13 इंटू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 13 इंटू 5। ऐसी थर्ड पेयर a इज इक्वल्स टू में 13 इंटू 3, b इज इक्वल्स टू में 13 इंटू 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। ये हो गया। अब करते हैं चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रो मोर प्लांटेशन हैव 2 rectangular fields of the same width but different lengths. They are required to plant 84 trees in the smaller field, 84 trees in the smaller field, and 231 trees in the larger field. In both fields, the trees will be planted in same number of rows but in different number of columns. ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है इसके बारे में। अब आगे कह रहा है क्या, व्हाट इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस अरेंजमेंट। सबसे पहले हमें रो के नंबर निकालें, मोस्ट नंबर ऑफ रोज कितनी होगी। तो देखो बच्चों हमारे पास कितना है, 84 ट्रीज किसके लिए हमारे पास, स्मॉलर फील्ड के लिए, स्मॉलर फील्ड के लिए, ठीक है। और आपका दूसरा 231 ट्रीज किस में लगाने हैं हमने, ये लगाने हैं हमने लार्जर फील्ड में, ठीक है। अब देखो दे रखा है क्या, इन बोथ फील्ड द ट्रीज विल बी प्लांटेड इन सेम नंबर ऑफ रोज बट डिफरेंट इन कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो क्या हो सकती हैं, देखो बच्चों 84 ट्रीज तो कम से कम एक रो में जाएंगी ही जाएंगी। क्यों, क्योंकि 84 से अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो लार्जर फील्ड का ट्री हो जाएगा, है ना। यानी स्मॉलर फील्ड में कम से कम एक रो में 84 तो जाएंगे, यानी कम की बात हो रही है। कम की बात हो रही है तो तुम्हें क्या निकालना होगा, HCF किसका, 84 और 231 का, ठीक है। HCF निकाल के होमवर्क क्वेश्चन है ये, मतलब इसे कंप्लीट करके और आंसर बताइएगा कितना, मतलब देख लीजिएगा आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 21।
अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मुझे इसकी हेल्प से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो कह रहा है इफ़ द ट्रीज आर प्लांटेड इन द नंबर ऑफ रोज ऑब्टेन इन पार्ट 1 हाउ मैनी कॉलम्स विल ईच फील्ड हैव, कि फील्ड में कॉलम्स कितने होंगे। देखो कॉलम ये होते हैं, रोज आपकी ये होती है ना, तो कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल ट्रीज अपॉन में अगर जो हमारी नंबर ऑफ रोज निकली है 21, अगर हम टोटल ट्री में उससे डिवाइड कर दे तो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स पता लग जाएंगे, इजी। तो स्मॉल फील्ड के लिए देख लेते हैं, स्मॉल फील्ड में कितने टोटल ट्रीज है हमारे 84 अपॉन 21, कितना आएगा 4 आएगा। और लार्ज फील्ड के लिए कितना है 231 अपॉन 21, कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके क्या नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, इसे निकाल के देख लेना ज़रूर बच्चों ध्यान से, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या है, प्रूव डैट अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज़ एन इरेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। बहुत ईजी है, अब आप इसे देख के डर जाएंगे ये क्या आ गया, है ना। डरना नहीं है, जो प्रोसीजर हमें पता है उसी से सॉल्व करते जाना है। लेट अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज़ अ रेशनल नंबर, सबसे पहले यही हम लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं, ये लिखती वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ से तो हमें ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, रूट रूट वाले एक साइड लिख रहे हैं और विदाउट रूट वाले एक साइड लिखने हैं, ये हमने यहाँ पे करा तो ये आ गया। अब देखो को प्राइम दे रखे हैं अंडर रूट पी और अंडर रूट क्यू, प्राइम दे रखे हैं पी और क्यू, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अंडर रूट 3 लूँ, 3 हमारा प्राइम है, क्या रूट से बाहर आ सकता है, नहीं बाहर आ सकता, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। हेयर अंडर रूट पी एंड अंडर रूट क्यू आर इरेशनल नंबर बिकॉज पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, वेयर एस ये तो हमारा रेशनल है, ये रेशनल हो गया। कब से हमारा अंडर रूट 3 और 3 इक्वल होने लगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हमारा कॉन्ट्राडिक्स कर देता है अजम्पशन को, इट मीन्स ये हमारा इरेशनल हो गया। वही वाला पूरा प्रोसीजर यहाँ पे मैंने फॉलो करके इसे सॉल्व करा है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 एंड लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। क्या है, डिवाइड्स कर रहा है किसको, लार्जेस्ट नंबर है, डिवाइड 438 एंड 606 को रिमाइंडर लीव कर रहा है कितना 6। सबसे पहले नंबर निकालना है तो नंबर को लेट कर लेंगे, लेट दी लार्जेस्ट नंबर बी एक्स, एक्स ले लिया हमने नंबर को, देयरफॉर अब डिवाइड हो रहा है ना तो 438 अपॉन एक्स करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा बच्चों 6 आ रहा है, यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम 438 इज इक्वल्स टू में एक्स मल्टीप्लाई में ए प्लस 6, ठीक है। क्यों, अगर हम 438 को x से डिवाइड करें तो सपोज ये a टाइम्स जा रहा है और रिमाइंडर कितना दे रहा है हमें 6 दे रहा है, उस हिसाब से हमने लिखा है। ऐसे ही दूसरे वाले को लिखेंगे, दूसरा नंबर क्या था हमारा 606 अपॉन एक्स, इस वाले केस में भी 6 रिमाइंडर आ रहा है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 606 इज इक्वल टू में यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय b प्लस 6, ये भी अगेन ऐसा ही है 6 में किसका x में किसका डिवाइड हुआ 606 में, सपोज ये b टाइम्स गया है और x रिमाइंडर को दे रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, अब हमारे पास है हमें x निकालना है, x कैसे निकलेगा, x निकलेगा हमारा किससे HCF ऑफ 438 और 606 से। क्यों निकलेगा, क्योंकि x हमारा एक तो लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्लस x हमारा दोनों में देखोगे तो इधर कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इसमें देखोगे तो x दोनों को डिवाइड कर रहा है यानी दोनों का फैक्टर भी है, तो आ गया ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
चलिए बच्चों, अब इसका HCF क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका एक और होमवर्क क्वेश्चन हो गया है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम के जब बिल्कुल ही पास होंगे ना, तब मैं उसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है बच्चों। एंड बच्चों, इफ़ आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, देन प्लीज़ जो मैं होमवर्क दे रही हूँ ना, एटलीस्ट उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ आप वीडियोस देख रहे हैं, एंड मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताएं, है ना। और ये अगर हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, साथ में ये भी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर के साथ साथ कि हाँ हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, देन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, नो इश्यूज़, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप जितना अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।